Hello everyone, this is Shreya Pandey and welcome to शिक्षा विद श्रेया। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट। तो चलिए देखते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक 7th क्लास के छोटे बच्चे से जो कि समर वेकेशन में घर गया रहता है। उसका नाम है रवि। और जब वो समर वेकेशन से वापस आता है तो देखता है कि स्कूल में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं और उसको सबसे प्रोमिनेंट चेंज दिखता है कि उसका जो प्लेग्राउंड है स्कूल का वो उस पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है। मतलब वो अब प्लेग्राउंड हटेगा, वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी। वो बहुत सैड होता है। तो उसकी टीचर ना वो नोटिस करती है और बोलती है कि लुक हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो वो बच्चा पूछता है कि मैम व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो मैम बोलती है कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और वो बोलता है कि क्या जो मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठा है, जो बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, खिड़की, बिल्डिंग, ये सब इन्वायरमेंट है। तो मैम बोलती है यस। तो आप रवि के साथ साथ आप भी समझ गए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए कुछ और इसके डिटेल देखते कि इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब हम इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। जैसे कि एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए, वाटर प्रोवाइड करता है ड्रिंक करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 डेफिनेशन दिया है, जिसमें पहला है कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरमेंट। दूसरा है एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स एयर, वाटर एंड फूड। फिर तीसरा है कि एयर environment means everything around us that help us live and grow। चलिए इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला सवाल आता है कंपोनेंट्स को देख करके हमें कंपोनेंट्स को क्यों पढ़ना है। सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए कि मोबाइल फोन है आपका। अब मोबाइल फोन में जो स्पीकर लगा हुआ है, जो कैमरा लगा हुआ है, जो कीबोर्ड लगा हुआ है, जो सारे फीचर्स हैं उसके, वो सारे मिलकर एक मोबाइल फोन को बना रहे हैं। मोबाइल फोन उन सबके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट को अगर समझना है तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्वायरमेंट के मेजरली दो ही कंपोनेंट हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि नेचुरल में आ जाता है लिविंग थिंग्स, लैंड, एयर, वाटर। ह्यूमन मेड में आता है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। और ह्यूमन में आता है इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल सिचुएशंस। ऐसे आपको ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं हुई होगी। तो चलिए इन सबको ब्रेक करते हैं। तो एनवायरनमेंट को हमने देखा था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहले एनवायरनमेंट का पहला पार्ट हो गया नेचुरल पार्ट, जो कि नेचर ने क्रिएट किया है, ना कि ह्यूमन बींग्स ने। और दूसरा पार्ट होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें हमारी बनाई हुई चीजें आती हैं और हम खुद आते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को समझते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, जो कि रेस्पिरेट करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो सारे बायोटिक हो जाते हैं। अबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, लैंड। ह्यूमन एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है हमने। ह्यूमन मेड होता है ये इसको ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब कि ये अबायोटिक और बायोटिक चीजों को मिलाकर जब हम कुछ बनाते हैं तो उसे हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं, क्योंकि उसे हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, कार्स, ब्रिजेस। ठीक है, ये सारी हमारी कन्वीनियंस को फुलफिल कर रही हैं, तो इसीलिए हम इसे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में रखते हैं। फिर आता है सोशल और ह्यूमन इन्वायरमेंट।
इसका मतलब होता है कि पीपल और उनका रिलेशन अराउंड अस, मतलब कि इन्वायरमेंट के में उनका रिलेशन कैसा है और लोग से वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सोशल इन्वायरमेंट में आ जाता है। देखिए, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एक टेंजिबल चीज है जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बनाते हैं, और सोशल इन्वायरमेंट इनटेंजिबल है। ये हमारा रिलेशन दिखाता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल, स्कूल, कम्युनिटी, टेम्पल वगैरह। ठीक है, अब आते हैं हम नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर हम और भी अच्छे से समझना है तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, और इन सबके इंटरेक्शन से एक इन्वायरमेंट बनता है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो चलिए सब इन चारों को एक एक करके देखते हैं। पहला आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ का वो हिस्सा जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है? अर्थ का वो हिस्सा जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये इंक्लूड करता है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द प्लेस वेयर दे लिव। मतलब कि सिर्फ बायोटिक चीजें नहीं, अबायोटिक चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं। और ये लैंड, वाटर, एयर सबको कवर करता है, बिकॉज लाइफ लैंड में पर भी एग्जिस्ट करती है, वाटर में भी एग्जिस्ट करती है और एयर में भी एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर देखें तो फॉरेस्ट अगर मतलब लैंड हो गया तो यहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स सब साथ में रहते हैं। ओशियन अगर वाटर हो गया तो यहाँ पर फिश, कोरल्स, सी प्लांट सब रहते हैं। ठीक है, और माउंटेन्स पर सी स्नो लेपर्ड्स, प्लांट्स लाइक मॉसेस सब सर्वाइव करते हैं। और एयर में वाटर, इंसेक्ट्स ये सब फ्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोस्फीयर कनेक्ट्स लिथोस्फीयर, hydrosphere and atmosphere to make a whole of everything। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि अर्थ आपका घर है, पूरी पृथ्वी अगर आपकी घर है तो उसकी दीवारें जो होंगी उन्हें हम लिथोस्फीयर कहेंगे। जो हमारा घर का वाटर टैंक होगा उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, और जो एयर इनसाइड होगा वो एटमोस्फेयर होगा, और जो उसमें फैमिली हमारी रह रही है वो होगी बायोस्फीयर। तो जो हमारी फैमिली रह रही है वो एयर इनसाइड जो हाउस है वो भी यूज करती हैं, वाटर टैंक को भी यूज करेंगी, और वॉल्स हमने बनाया है ताकि हम उसमें सेफ रह सके। तो इन सब तीनों को यूज करके जब हम अपना काम करते हैं तो उसे हम बायोस्फीयर में लेते हैं। चलिए अब इन तीनों को हम देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ये कनेक्ट करता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर को। तो इन तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारे अर्थ का सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये जो क्रस्ट होता है हमारे अर्थ का और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि देखिए, अर्थ अगर मैं समझाती हूँ आपको कि अर्थ सपोज एक गोला है, ठीक है, उसका एक कोर होता है, ठीक है, और फिर मेंटल होता है, और फिर उसका आता है क्रस्ट। तो जो मेंटल होता है ना, मेंटल दो पार्ट्स में होता है, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल होता है ना और जो ऊपर का क्रस्ट हुआ हमारा, वो दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। और जो नीचे वाला होता है मेंटल, उसको हम स्टेनोस्फीयर कहते हैं। ये लिक्विड ही होता है जिस पर कि हमारा लिथोस्फीयर फ्लोट करता है, और इसी फ्लोटिंग की वजह से इसमें क्रैक्स वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से सारा जो लिथोस्फीयर है प्लेट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। चलिए हम पूरा देखते हैं क्या हमने लिखा है। इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ये हमने देखा। एंड क्रस्ट लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर थिक, और ये वेरी करता है। देखिए अगर ओशियंस में ये होगा तो ये कम रहता है इसका विथ थिकनेस, और जब वो लैंड पर आएगा तो जैसे क्योंकि माउंटेन्स हो गई, प्लेट्यूज वगैरह होती हैं जो हम खेती करते हैं, वो लैंड जनरली हाई होता है, तो इसीलिए इसकी थिकनेस वेरी करती है। लिथोस्फीयर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसे हम प्लेट्स कहते हैं, ये तो हमने देखा।
और प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं स्लोली, जो कि लोअर मेंटल होता है उस पर। इसी को हम स्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थेनोस्फीयर कहते हैं। और जो प्लेट्स हैं उनका एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि हम लिथोस्फीयर को क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लिथोस्फीयर फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स। ये जो हम जहाँ रह रहे हैं वो सब फॉर्म हो रहा है लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर ही है। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसा वहाँ का सॉइल है, कैसा यहाँ का फीचर्स है। यहाँ इट इज वेयर माउंटेन्स, वैलीज, वोल्केनोज आर फॉर्म्ड एंड इट सपोर्ट्स लाइफ, सॉइल, ह्यूमन एक्टिविटीज। ये लाइफ को सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ ये जो लिथोस्फीयर है इसी पर ही क्रस्ट होता है और इसी पर ही हमारा फर्टाइल सॉइल या फिर जो हमारे घर बनाने का जगह है वो होता है। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं क्या है। अगला है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्फीयर मतलब एक सर्कल। हाइड्रोस्फीयर जो टोटल अमाउंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर it includes oceans, seas, rivers, lakes, ponds, groundwater, glacier and the water vapor in the air। ये सब मिलाकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। वाटर तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है। पहला है सॉलिड, जैसे कि आइस, स्नो और ग्लेशियर। लिक्विड में रिवर, ओशियन, लेक्स में। और गैसियस फॉर्म में होता है वाटर वेपर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोस्फीयर है, ये ओशियन भी, वाटर वेपर भी एंड ग्राउंड वाटर भी, ये सब मिलाकर बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करता है, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, गंगा रिवर, ग्राउंड वाटर, ये सब। और इसका इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने का जरूरत है कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं दूसरा, एटमॉस्फेयर। इसका डिफिनेशन होता है कि एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस होती है ना, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से एंड ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में भी लेयरिंग होता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। हम टॉप टू बॉटम स्टार्ट करते हैं। पहला होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर होता है जहाँ पर वेदर फिनोमेना सारी होती हैं, जैसे कि बारिश होगा, बादल बनेंगे, सारे ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं। और वेयर ह्यूमन लाइफ अकर, मतलब कि अर्थ के बाद जो अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है, हम उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पर सारा मतलब कि एयर वगैरह सब अवेलेबल होता है अच्छे क्वांटिटी में, बारिश वगैरह भी इसी लेयर में होती है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होता है, जो कि हमें सन की हार्मफुल रेजों से प्रोटेक्ट करता है। और एयरप्लेन्स वगैरह भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करती हैं। फिर आता है मेसोस्फेयर, जहाँ पे मेट्योर सारे बर्न होते हैं बिफोर रीचिंग द अर्थ। देखिए, जो शूटिंग स्टार्स वगैरह हम देखते हैं, जब वो कभी टूट कर पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं तो मेसोस्फेयर में ही वो बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हम तक नहीं पहुंच पाते और हम बहुत सारी हानिकारक चीजों से बच जाते हैं। फिर आता है हमारा थर्मोस्फेयर। ये बहुत ही हॉट लेयर होता है। ऑरोराज वगैरह जो नदर्न लाइट्स होती है ना, वो यहीं पर फॉर्म होती हैं। फिर आता है एक्सोस्फेयर। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और यही आउटर स्पेस जो होता है ना, उससे मर्ज करता है। इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में एयर अवेलेबल होता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें एटमॉस्फेयर में एयर की, तो एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 1% अदर गैसेस होती हैं, जैसे कि CO2, आर्गन, वाटर वेपर एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है। ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है, वाटर साइकिल और वेदर एक्टिविटीज में हेल्प करता है, हमें एयर प्रोवाइड करता है ब्रीदिंग के लिए,
इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लाउड एंड रेन इन द ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, meteors burning in mesosphere and auroras in thermosphere। यहाँ पर मैंने एक फिगर लगा दिया है, इसे आप देख सकते हैं कि थर्मोस्फेयर में क्या क्या होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर है और ये है मेसोस्फेयर जहाँ पे मेटियोर सारे आ रहे हैं और यहीं पे बर्न हो जाते हैं, इसकी वजह से ये रेड रेड जलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हम सैटेलाइट थर्मोस्फेयर में ऑरोरास वगैरह बनती हैं, जो कलरफुल लाइट्स वगैरह दिखती है ना आसमान में, वो सारी बनती हैं और यहीं पर हम अपनी सैटेलाइट्स को भी प्लेस करते हैं। और इसमें रॉकेट्स वगैरह जो आउटर स्पेस में हम भेजते हैं ना, वो सारी से मार्स पर भेजना हो, किसी और मून पर भेजना हो, तो इससे पार करने के बाद वो आउटर स्पेस में जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस and microorganisms that interact with non-living things, air, water, soil, sunlight etc. in a particular area। एक मान लीजिए एक एरिया है, वहां पर एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स है, जब वो कम्युनिटी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट करती हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक सिस्टम की तरह काम करता है जहां पर हर पार्ट एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, this tree is dependent on sunlight, water, soil to survive। ये पेड़ एक लिविंग थिंग है और ये जो मिट्टी है वो नॉन लिविंग थिंग है, सनलाइट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इन पर डिपेंड है वो सर्वाइव करने के लिए। तो ऑल लिविंग थिंग्स लाइक बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक आर कनेक्टेड इन अ इकोसिस्टम। एग्जाम्पल है जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, इसमें ट्री भी होती है, एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होती हैं, सॉइल भी होता है, सनलाइट भी होता है और रेन भी होता है। इसमें कि कुछ तो होते हैं बायोटिक और कुछ होती हैं अबायोटिक, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं एक इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में फिश, फ्रॉग, एल्गी, वाटर, मड। तो वाटर और मड यहाँ पर अबायोटिक हो गया, एल्गी, फिश, फ्रॉग ये सब बायोटिक हो गए और ये सब जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम बना रहे हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम में देखिए जैसे कैक्टस, स्नेक्स, सैंड, हॉट एयर, ये सब क्या हो गए, ये सब इंटरेक्ट करके एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब समझते हैं कि इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, एनिमल ईट प्लांट और अदर एनिमल्स। क्योंकि प्लांट ने सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाया और प्लांट को खा करके एनिमल्स अपने आप को सरवाइव करते हैं। और डीकम्पोजर से बातें हैं, वो जो हमने जो डेड थिंग्स छोड़ दी है उनको डिकम्पोज करते हैं और फिर उसको न्यूट्रिएंट रिटर्न करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में, और फिर सॉइल से फिर वो पेड़ पौधों में जाते हैं, फिर पेड़ पौधों को एनिमल्स खाते हैं और फिर वैसे ही वो एक साइकिल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में डिफरेंस क्या है। तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। पहला होता है कि मीनिंग क्या होता है इकोसिस्टम का और बायोस्फीयर का। तो इकोसिस्टम एक स्मॉल एरिया होता है वेयर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। बायोस्फीयर होता है अर्थ का वो पार्ट जहां पर ऑल लिविंग बींग्स एग्जिस्ट। ये अर्थ का ये एक स्मॉल एरिया होता है इकोसिस्टम, और ये अर्थ का मान लीजिए कि अर्थ का एक पूरा पार्ट जहां पर ऑल लिविंग बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। साइज में ये स्मॉलर होता है, एनवायरनमेंट का एक स्मॉलर यूनिट है, और ये लार्जेस्ट यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम। मतलब कि बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो आप समझ गए ना कि इकोसिस्टम एक स्मॉल यूनिट है और बायोस्फीयर एक लार्ज यूनिट है। कंपोनेंट्स में इसकी बात करें तो इसके बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हैं। इसमें भी ऑल इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ टुगेदर मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। एग्जाम्पल में आ गया फॉरेस्ट, पॉन्ड, डेजर्ट, ग्रासलैंड, और इसके एग्जाम्पल में इंटायर अर्थ आ जाता है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, वेयर लाइफ एग्जिस्ट। डिपेंडेंस की बात करें तो इकोसिस्टम्स आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर।
मतलब कि इकोसिस्टम बायोस्फीयर का पार्ट होता है। और बायोस्फीयर की बात करें तो ये बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलकर बनता है। फोकस एरिया होता है तो फोकस ऑन एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, मैं इसको आपको बाद में समझाती हूँ अच्छे से। एंड द इंटरेक्शन विद इन अ लिमिटेड एरिया, ये ध्यान रखिएगा कि ये लिमिटेड एरिया में होता है। और ये बायोस्फीयर फोकस करता है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, मैं इसी की बात कर रही थी कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। जैसे सनलाइट को यूज करके प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और प्लांट्स को ईट खाकर प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हिरन वगैरह वो अपना खाना बनाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये हिरन वगैरह को खा करके अपना काम करते हैं। और फिर उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर्स वगैरह आते हैं, फिर डीकम्पोजर्स आते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, ये तो प्लांट हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हिरन हो गया, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जैसे ईगल वगैरह हो गए, और यहाँ पर जैसे टर्सरी कंज्यूमर में लॉयन, ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे क्योंकि हम भी तो सब कुछ खा लेते हैं। और डीकम्पोजर्स में एल्गी वगैरह आ जाते हैं। तो प्लांट्स सन से लाइट लेकर प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और फिर उसके बाद प्लांट्स को खा करके हिरन अपना काम चलाते हैं। और फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, और फिर लॉयन वगैरह इन सबको खा सकते हैं, हिरन प्राइमरी कंज्यूमर को भी, सेकेंडरी कंज्यूमर को भी। और फिर आते हैं डीकम्पोजर्स, जो इनका डेड ऑर्गेनिज्म जो इनका छोड़ा हुआ रहता है ना, वो उनको खा करके डिकम्पोज करते हैं और फिर मिट्टी में वही चीज वापस दे देते हैं और इन्वायरमेंट में वापस दे देते हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं है ना कि पेड़ पौधे सन को एनर्जी दे रहे हैं, या फिर हिरन ग्रास को एनर्जी दे रहा है, प्लांट्स को एनर्जी दे रहा है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। या फिर लॉयन ग्रास को या फिर हिरन को एनर्जी दे रहा है कि हमने खाना खा लिया है, तुम मेरे में से एनर्जी ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है इन्वायरमेंट का। पहले होते हैं ऑर्गेनिजम्स में जैसे एक इंसान हो गया, एक ह्यूमन हो गया, फिर वो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, और वही पॉपुलेशन जब पूरा हो जाए, बहुत सारे पॉपुलेशन को मिलाकर स्पीसीज बनती हैं। जैसे ह्यूमन स्पीसीज हो गई, जानवरों की स्पीसीज हो गई बहुत सारी, और बहुत सारी स्पीसीज मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, और कम्युनिटी से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम बनाती हैं, और बायोम जब बहुत सारे मिलती हैं तो बायोस्फीयर बनता है। तो आप समझ गए पूरा चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लास्ट में है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट कैसे इवॉल्व हुआ। तो पहले हम हंटर एंड गैदरर से लेकर अभी हम एक एडवांस्ड स्टेज पर पहुंचे हैं, वो हम मतलब कि जनरली देखा है हमने। और कैसे हम बार्टर से ई कॉमर्स की तरफ बढ़े हैं। बार्टर का मतलब होता है इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब कि सपोज कि आपको 1 केजी चीनी चाहिए, आपके पास नहीं है, और बगल वाले के पास वो 1 केजी चीनी है, लेकिन उसको 1 केजी गेहूं चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि अपने घर से 1 केजी गेहूं देकर उसके घर से 1 केजी चीनी जब आप ले रहे हैं, तो इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे कोई मनी का यूज नहीं हुआ। यहाँ से लेके हम यहाँ तक इवॉल्व हुए हैं राइट नाउ, जहां पर हमारे फोन में हर चीज अवेलेबल है हमारे डोर स्टेप पे, कि हम हर चीज बुक कर सकते हैं, प्लेन से लेकर हमारे ग्रोसरीज तक। खत्म हो गया है सारा चैप्टर। फिर एक इसमें एड ऑन है एनसीईआरटी में कि 5 जून को हम एवरी ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता चल गया कि इन्वायरमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। तब आप इस एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इसको अगर आप पीडीएफ को ऊपर स्क्रॉल करेंगे या फिर वीडियो को बैक करेंगे तो आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। और व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वो होती हैं जिसे नेचर क्रिएट करता है, ना कि ह्यूमन बींग्स। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लिख देंगे, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट का मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जो डायग्राम हमने बनाया है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेचुरल में क्या आएगा, ह्यूमन मेड में क्या आएगा एंड ह्यूमन में क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आप 4 एग्जांपल्स आपसे पूछ रहे हैं, आप चाहें तो कितना भी लिख सकते हैं। ब्रिजेस हम बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स, टेम्पल्स, कुछ भी आप मतलब कि 4 चीजें जो ह्यूमन बीइंग जनरली बनाता है, कार वगैरह, वो सब आप लिख दीजिए। व्हाट इज लिथोस्फीयर, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप वीडियो को पॉज करके और बैक करके देख सकते हैं और लिख लीजिएगा। Which are the next question is which are the 2 major component of the biotic environment। इसको आप अच्छे से समझाइएगा कि इसके मेजर कंपोनेंट क्या है बायोटिक इन्वायरमेंट को। और व्हाट इज बायोस्फीयर, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर आता है कि टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल क्या नहीं है, जो कि नेचुरल क्या होता है जो नेचर ने बनाया है, डेजर्ट नेचर ने बनाया है, एक्वेरियम एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नेचर ने बनाया है, और एक्वेरियम वो होता है जहां पर हम मछली वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये हमने ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, एक सेकेंड रुकिए, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कि हमारा इंटेंजिबल होता है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट से कंफ्यूज मत करिएगा। जैसे लैंड, लैंड तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है ना, तो ये नहीं है, पहला ही हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट है विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जो हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। माउंटेन्स हमने बनाया है, जी नहीं। सी हमने बनाया है, नहीं। रोड बनाया है, बिल्कुल रोड बनाते हैं। विच इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए क्या खतरा है। प्लांट्स को ग्रो करना इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, बिल्कुल नहीं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, यस। ग्रोइंग क्रॉप्स, नहीं। ग्रोइंग पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो होगा वो और भी लैंड का डिमांड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।